अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना टॉपिक। पेटी कैश क्लेम। इससे पहले हमने चैप्टर टू में क्या देखा? हमने चैप्टर टू में पढ़ा इससे पहले हमने चैप्टर टू में पढ़ा कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ज़रूरत क्यों होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किस तरह होती है, परचेज साइकिल कैसे होता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। इसे पिछले पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि पेटी कैश है। पेटी कैश क्लेम के आगे मैंने चैप्टर 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब पता क्या है? FA1 के अंदर चैप्टर 10 जो है हमारा डिटेल्ड टॉपिक है, डिटेल्ड लेक्चर है ऑन पेटी कैश। FA1 का जो चैप्टर है वो डिटेल्ड चैप्टर है ऑन पेटी कैश, चैप्टर 10। लेकिन यहाँ उसने थोड़ी बहुत बात बताई हुई है, तो हम भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पेटी कैश होता क्या है? बेसिकली आपके जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, स्मॉल एक्सपेंसेस, चाय पानी का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा है, आप स्टैम्प्स लेते हो स्टेशनरी के अंदर, आप क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ और कंपनी ने मुझे टैक्सी के लिए फेयर किराया दिया कि जाओ हमारी बिजनेस मीटिंग के लिए इस लोकेशन पे जाओ, तो उस वक्त टैक्सी का किराया कुछ 400-500 रुपये फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे दिया। तो छोटे मोटे बिजनेस के जो खर्चे हो रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस के जो खर्चे हो रहे हैं, वो क्या है? छोटे मोटे जितने भी बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? पेटी कैश। पेटी कैश। द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी पेटी कैश क्लेम इज अ पेटी कैश वाउचर। असल में क्या होता है? पेटी कैश जब भी आपको बिजनेस में लेना होता है तो आप एक डॉक्यूमेंट लिख बनाते हो। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो। डॉक्यूमेंट बनाते हो, क्यों बनाते हो डॉक्यूमेंट? ताकि पेटी कैश के बारे में लिख सको। जैसे ही आपने पेटी कैश देना, तो इस तरह नहीं कि कोई आपके पास पेटी कैश लेने आया, आप पेटी कैशियर हो, आपने थोड़े से पैसे निकाले और उसको चुप करके दे दिए। भाई आप पहले पेटी कैश, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है पेटी कैश वाउचर। आप प्रॉपर पेटी कैश वाउचर बनाते हो। आप प्रॉपर पेटी कैश वाउचर बनाते हो ताकि उसके ऊपर लिख सको कि पेटी कैश दिया तो किसको दिया, क्यों दिया, क्या वो बिजनेस का खर्चा था या पर्सनल खर्चा था। तो सारी बातें उसके ऊपर लिखी होती हैं। अब इसके बारे में, पेटी कैश वाउचर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हर पेटी कैश वाउचर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के हर पेटी कैश का एक नंबर, आपने एक कोड रखा होता है ताकि कल को मिक्स ना हो जाए, कल को सारी बातें मिक्स ना हो जाए। हर हर क्योंकि आप हर ट्रांजेक्शन को की कोडिंग करते हो। कोडिंग क्या होता है हम पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन कोड का मतलब कि आप कोड साइन कर देते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये पेटी कैश वाउचर है, इसका कोड है 1, ये पेटी कैश वाउचर 2, ये पेटी कैश वाउचर 3, ताकि कल को मिक्स ना हो सके, मिक्स ना हो जाए ट्रांजेक्शन। आपको पता होगा 3 नंबर पे जो ट्रांजेक्शन है वो इसके साथ हुई थी, तो कल को आप रिकॉर्ड ओपन करोगे तो 3 नंबर पेटी कैश वाउचर उसी का निकलेगा, ताकि मिक्स ना हो सके। तो वो कह रहा है कि हर पेटी कैश वाउचर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके बारे में वो कह रहा है विच शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब एक सीक्वेंस में नंबरिंग होनी चाहिए, जिस तरह 1 2 3 4 5, ताकि कल को एक आपको पता हो कि इस सीक्वेंस में बात चल रही है, दरमियान में कोई फ्रॉड ना हो। एक सीक्वेंस में जब डॉक्यूमेंट्स चल रहे होंगे तो ऑब्वियसली दरमियान से कोई डॉक्यूमेंट गायब नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस एक प्रॉपर फॉलो हो रहा है, तो फ्रॉड के चांसेस कम है। ईच वाउचर शुड बी डेटेड। हर वाउचर के ऊपर डेट होनी चाहिए, हर वाउचर के ऊपर डेट होनी चाहिए, ताकि पता हो कि इस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है। कोई कल को बोले कि नहीं मैंने तो तुमसे पिछले महीने पैसे लिए थे, तो तुम दिखा दो भाई ये देखो ये वाउचर के ऊपर डेट लिखी है, तुमने मेरे से इस दिन पैसे लिए थे। द डिटेल्स एंड अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस। अच्छा, डिटेल्स एंड अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस, हर पेटी कैश वाउचर के ऊपर उस एक्सपेंस की डिटेल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को टैक्सी फेयर दिया, तो आपने लिखा कि डिटेल ये है कि हमने टैक्सी का फेयर दिया है टू मिस्टर ए। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय जिसको हमने खर्चा दिया कि जाके ना बिजनेस मीटिंग करके आओ, तो बिजनेस के लिए खर्चा करना है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो आपने उसको टैक्सी फेयर दिया, टैक्सी का खर्चा दिया। ठीक है, और आगे आगे अमाउंट लिख दी 500 फॉर 500 रुपीज, तो आगे लिख दिया आपने 500 रुपीज, ताकि पता हो। रिसीट्स शुड बी स्टेपल्ड। अच्छा, रिसीट्स क्या होता है इस बारे में अभी इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो। ये जब हम क्या कहते हैं 10th चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इसको डिटेल में देख लेंगे। द पर्सन क्लेमिंग द पेटी कैश शुड साइन द वाउचर। एक बंदा जो पैसे लेने आया, जैसे मैं अकाउंटेंट के पास गया, पेटी कैशियर के पास गया, मैंने कहा यार मुझे पैसे दो, बिजनेस ने मुझे कहा मीटिंग पे जाना है, तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये ले लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। मैं गया, उनसे लिया 500 रुपये। उन्होंने पेटी कैश वाउचर बनाया, उस वक्त लिखा 500 रुपये ये बंदा मांग रहा है, इसने इसको टैक्सी का खर्चा चाहिए। तो ऐसे नहीं है वो मुझे पैसे दे देगा, वो कहेगा बेटा साइन कर, पहले पहले साइन कर इसके ऊपर। मैं
चूंकि क्लेम करो ना पैसे, तो द पर्सन क्लेमिंग द पेटी कैश शुड साइन द वाउचर, मैं अपने इसके ऊपर साइन करूंगा, ताकि कल को मैं मुकर ना सकूं कि मैंने पैसे लिए थे। मैं कह दूं मैंने तो पैसे लिए ही नहीं थे, तो वो कहेगा बेटा साइन हुए हैं तुम्हारे, और अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो उससे पहले वो मुझे पैसे भी नहीं पकड़ाएगा। उसके बाद द पर्सन ऑथराइजिंग द क्लेम शुड ऑल्सो साइन द वाउचर। ऐसा नहीं है कि सिंपल सिंपल सिर्फ मैं साइन करूंगा, बल्कि जो बंदा ऑथराइज कर रहा है उस पेटी कैश को, यानी फॉर एग्जांपल एक पेटी कैशियर है, उसने मुझे पैसे देने हैं, उसके ऊपर एक सीनियर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ऑथराइज उसने करना है पहले। मैं हो सकता है मैंने पेटी कैशियर के साथ दोस्ती बनाई, उससे पैसे ले लिए, उसने साइन किए बगैर मुझे पैसे दे दिए। अब दोस्ती की सूरत में उसने मुझे पैसे दे दिए, बाद में मैं बेवफा निकला और मैंने कहा भाई मैंने तो पैसे लिए नहीं थे, तो सारी दोस्ती भी गई और मैंने फ्रॉड भी कर दिया, वो बंदा तो फंस गया। तो पेटी कैशियर डायरेक्टली मुझे ये नहीं करेगा कि मेरे से साइन करवा के पैसे दे देगा, वो पहले वो डॉक्यूमेंट को भेजेगा सीनियर बंदे के पास, सीनियर बंदा उसको ऑथराइज उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसके सिग्नेचर होके आज आ जाएगा, उसको पेटी कैश मिलेगा, पेटी कैश वाउचर मिलेगा, फिर वो मुझे पैसे देगा और मेरे से साइन भी लेगा, ताकि ऑथराइजेशन वाला बंदा भी ऑथराइज करके कल को जो जिसने पैसे दिए हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने तो पता हो कि ऑथराइज होके मिले, और दूसरा जिसने लिए पैसे उसके भी साइन हो, दोनों के साइन होना जरूरी है। अच्छा, इफ द पेमेंट इंक्लूड सेल्स टैक्स सच एज वैल्यू एडेड टैक्स और वैट। अच्छा, ये वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स और वैट बोलते हैं, ये चैप्टर जब तुम लोग पढ़ोगे ना 5 और 6 वहां पर डिटेल में पता चलेगा। अ प्रॉपर रिसीट शोइंग द सप्लायर्स नेम एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड। वो ये कह रहा है कि जब तुमने सेल्स टैक्स के लिए पेमेंट करनी है, उसके लिए कोई वाउचर बनाना है, तो उसके सारे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स लिखनी है। ये पॉइंट भी अभी तुम लोगों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जो हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तुम्हें सेल्स टैक्स और इस तरह की कोई बातों का पता नहीं है। ये मैंने यहाँ से जस्ट रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, लेकिन जितनी बात हमने यहाँ पढ़नी है यहाँ पढ़ेंगे, ये नहीं है कुछ छोड़ेंगे, हम हर चीज पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके चैप्टर 5 6 में पहले समझेंगे टैक्स क्या होता है, फिर उसके बाद आपको लॉजिक क्लियर होगी। फिर चैप्टर 10 में ये जो मैंने एक पॉइंट छुड़वाया था, ये वाला जो कटवाया पॉइंट, ये भी वहां पे डील हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी भाई, भाई तुम्हारे साथ है। यहाँ पे हमारा पेटी कैश वाउचर कंप्लीट होता है और उससे रिलेटेड डिटेल्स पूरी होती है, बाकी कैलकुलेशन चैप्टर 10 की है। इससे अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन वर्ड निकला है रिटेन से, और रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को संभाल के रखना, संभाल के रखना। अभी उर्दू में लिखना भी भूल गई अब, संभाल के रखना, किसी चीज को संभाल के रखना। तो डॉक्यूमेंट्स को संभालने की क्या पॉलिसीज हैं, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। रिटेंशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन एनेबल्स अ बिजनेस टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड टू प्रिपेयर अकाउंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है कि हम बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को इसलिए रिटेन रखते हैं, इसलिए संभाल के रखते हैं, क्योंकि कल को जब हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, अब आप अभी तो आप लोगों को नहीं पता एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो थोड़ा बहुत एक बता देता हूँ कि जब भी एक बिजनेस के अंदर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जब भी एक बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसको नोट किया जाता है। एक ट्रांजेक्शन नोट होती है, दो होती है, तीन होती है, इस तरह बिजनेस की हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं, उन सारों को नोट किया जाता है और एक सीक्वेंस में एक एक फ्लो में लेके एक स्टेप्स के थ्रू उनको क्या कहते हैं प्रोसेस किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है एक खास प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है डिटेल चैप्टर 3 में है। एंड में जाके सारी ट्रांजेक्शन एक स्टेटमेंट में जाती है, एक फाइनल स्टेटमेंट बनती है, एक फाइनल स्टेटमेंट बनती है, एक फाइनल स्टेटमेंट बनती है, जिस स्टेटमेंट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी होती हैं। तो अगर तुमने किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा हुआ, या बनाया ही नहीं, या बना लिया लेकिन संभाल के नहीं रखा, तो क्या तुम स्टेटमेंट में लिख सकते हो वो चीज? तुमने एक एक्सपेंस किया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुमने बनाया नहीं, या बनाया लेकिन संभाल के नहीं रखा। अब साल के एंड में मैंने तुमसे कहा सारे डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा फाइनल, जिसमें मैंने सारी एविडेंस शो करनी है, सारे ट्रांजेक्शन के एविडेंस शो करने हैं, मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और कल को फिर तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे, बिजनेस बोलेगा डॉक्यूमेंट दिखा दो, नहीं तो बिजनेस का कैश कम क्यों शो हो रहा है, तुमने एक खर्चा किया बिजनेस के पैसों से और तुमने डॉक्यूमेंट नहीं रखा, मालिक ने आके बाद में पूछा वो खर्चा किया तुमने, तुम कहोगे डॉक्यूमेंट गुम गया। मालिक ये नहीं कहेगा चलो कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई टेंशन नहीं, अगले साल ख्याल रखना, मालिक का बेटा पैसे निकाल। हो सकता तुमने चोरी की हो सकता तुमने चोरी की हो वो पैसे, तो वो मालिक तो नहीं ट्रस्ट कर सकता विदाउट एविडेंस।
तो इस वजह से वो बनाने के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट संभालने पड़ते हैं। उसके बाद सम कंट्रीज ऑल्सो हैव लीगल रिक्वायरमेंट टेक्स्ट लॉ। कुछ कंट्रीज में ये लीगल रिक्वायरमेंट है, मतलब बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स। कुछ मुल्कों के अंदर ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, बाय टैक्स लॉ। टैक्स लॉ क्या कि क्योंकि आपने जो टैक्स भी देना होता है वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप टैक्स देते हो। जब आपको सेल्स पे टैक्स देना तो पहले सेल्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो टैक्स पता चलेगा ना। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं होंगे तो ये तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। कुछ कंट्रीज में ये लीगल रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, हुकूमत कहती है कि तुमने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने, लेकिन यूजुअली 3 to 6 ईयर्स, 3 और 6 नहीं है, 3 to 6 ईयर्स है। यूजुअली 3 to 6 ईयर्स, 3 से 6 सालों तक। कुछ कंट्रीज में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, लेकिन यूजुअली 3 से 6 साल तक का एक टाइम पीरियड है हर मुल्क के अंदर कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है। कल को 4 साल बाद अगर आपका एक इदारा गवर्नमेंट आके पूछती है वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, अब गवर्नमेंट ने आपको पहले बोला था कि 6 सालों तक आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब एक डॉक्यूमेंट 2016 का 2020 में गवर्नमेंट देखने आ रही है, तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर तुम्हें सजा पेनल्टी पड़ सकती है, फाइन पे करना पड़ सकता है। ये कुछ मुल्कों में जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी द पार्ट ऑफ रिटेंशन पॉलिसी, वो कह रहा है कौन से डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है, इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको संभालना जरूरी है। सबसे पहला, रिकॉर्ड्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड। जितना कैश आया, जितना कैश गया, इनके डॉक्यूमेंट्स। अब इनके डॉक्यूमेंट्स पता कहाँ से मिलेंगे? इनके डॉक्यूमेंट्स आप तुमने मेंटेन रखे होते हैं कैश बुक के अंदर, या फिर पेटी कैश बुक के अंदर, या फिर पेटी कैश बुक के अंदर, या कैश बुक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल जो जितना भी तुम्हारे बिजनेस के पास कैश है वो कैश बुक के अंदर शो होगा। और जितने जो पेटी कैश के तौर पे कैश पड़ा हुआ है, जो स्मॉल एक्सपेंस के लिए तुमने कैश रखा है, तो मैंने बताया था ना स्मॉल एक्सपेंस, उसके लिए तुम पहले से ही साइड पे कर लेते हो पैसे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इस चीज को, पहले से ही साइड पे कर लेते हो, तो वो थोड़े बहुत पैसे भी वो रिकॉर्ड तुम्हारे पास तो होगा। तो कैश कितना आया कितना गया ये तुम्हारे पास क्या तो कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक से पता चलेगा। तो ये तुमने संभाल के रखना है कि ये वाला रिकॉर्ड है जो तुम्हारे पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। अमाउंट्स ओड टू द बिजनेस। अमाउंट्स ओड टू द बिजनेस का मतलब ये है, ओड का मत ओड टू द बिजनेस का मतलब, बल्कि इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ अमाउंट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि ये वर्ड अभी ना चैप्टर 3 में आपको समझ आएगा, इसलिए आसान करके लिख रहा हूँ। अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय कस्टमर, वो पैसे जो तुम्हें अभी कस्टमर से रिसीव होने हैं। जिस तरह अभी हमने लास्ट कुछ लेक्चर में पढ़े थे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपने किसी को क्रेडिट पे पैसे कोई माल बेचा और आपने कहा 30 दिनों बाद जाके पैसे दे देना, तो उसने अभी तो पैसे नहीं दिए, 30 दिन बाद देगा। तो आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो कि इस बंदे ने इतने पैसे देने हैं, क्योंकि कल को तो आप भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को क्रेडिट पे सेल की, फिर दूसरे को की, फिर तीसरे को की, 4 महीने बाद दो तीनों से पैसे लेने हैं, 4 महीने बाद मैं भूल गया क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था। तो वो कस्टमर तो कभी पैसे नहीं देगा। कस्टमर तब पैसे देगा तुम उसे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, तो पहले ही डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए कि कस्टमर तुम्हें कितना पैसा देगा। आगे लिखा हुआ है सच एज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसे ही बोलते हैं कि जब कस्टमर ने तुम्हें पैसे देने होते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए वो रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे आने हैं, रिसीवेबल, रिसीव एबल कि तुम्हें रिसीव होने हैं। तो सच एज ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। और अमाउंट ओड बाय बिजनेस का मतलब है ये है, मतलब इसको अमाउंट ओड बाय बिजनेस का दूसरा मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अमाउंट टू बी पेड टू सप्लायर। देखो अगर तुमने किसी को क्रेडिट पे माल बेचा है, तो तुम्हारे लिए वो तो ये था अमाउंट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि तुम्हें अमाउंट आनी है। लेकिन अगर तुमने किसी से माल खरीदा है, किसी सप्लायर से माल खरीदा है क्रेडिट पे, तो अब तुमने पे करना है। तो अभी तुमने सप्लायर को कितना पे करना है इसका भी रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। इसके रिकॉर्ड को बोलते हैं ट्रेड पेएबल रिकॉर्ड्स। ट्रेड पेएबल्स का मतलब ये होता है कि वो चीजें, वो माल जिसके जो तुमने खरीद लिया हुआ लेकिन उसके बदले भी पे नहीं किया, उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें आने कितने पैसे हैं और तुम्हारे पास से जाने कितने पैसे हैं। ठीक है। उसके बाद ये 3 रिकॉर्ड्स हो गए। उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंटरी काउंट। इन्वेंटरी क्या होता है? माल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पानी की बोतलें बेचता हूँ बसों में, मतलब एज्यूम मैं पानी की बोतलें बेचता हूँ। अब वो जो पानी की बोतल है मेरा मेन प्रोडक्ट वो है, तो वो मेरे लिए इन्वेंटरी है। तो बिजनेस का मेन प्रोडक्ट जो वो बेचता है, बिजनेस जो बेचता है वो उसकी इन्वेंटरी है।
उसका रिकॉर्ड के हमारे पास साल के एंड में कितनी इन्वेंटरी पड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि मैं पानी की बोतलें बेचता हूँ। साल एंड हुआ, हर साल के एंड पे रिकॉर्ड्स बनते हैं। उस साल एंड पे तुम्हारे पास वो माल जो अभी तुम्हारे पास है लेकिन बिका नहीं है, उसे बोलते हैं कि इन्वेंटरी एट ईयर एंड। इन्वेंटरी एट ईयर एंड, तो उसका तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना माल तुम्हारे पास पूरे साल में बिका, कितना तुम्हारे पास बच गया, अब नेक्स्ट साल में बाकी वो माल बिकेगा। ठीक है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स टू बी यूज्ड इन बिजनेस, जो भी एसेट्स हैं, अब एसेट्स क्या होते हैं, जितनी भी चीजें बिजनेस की हैं, जैसे बिजनेस की लैंड, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस के क्या कहते हैं एसी, बिजनेस के फर्नीचर, बिजनेस के क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है जिसके पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कोई जैसे प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड है इंस्टीट्यूट के मुताबिक, जितनी भी चीजें, बिजनेस की गाड़ी, उसके बाद बिजनेस के कोई क्या कहते हैं, कोई बाइक रखी हुई है बिजनेस ने, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के पास है, वो बिजनेस के एसेट्स है, उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है। रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स यूज्ड इन द बिजनेस। यहाँ एक एग्जांपल लिखी है मैंने, तुम लोगों को काफी एग्जांपल बता दी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये जो 5 मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, इनका रिकॉर्ड तुमने डॉक्यूमेंट जो है रिटेन करके रखना है, संभाल के रखना है। ये टॉपिक है। यह है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है, डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन देखो, अब बिजनेस के अंदर जो डाटा होता है ना, अब डाटा किससे रिलेटेड हो सकता है बिजनेस की नज़र से? बिजनेस के सेल्स का डाटा हो सकता है, बिजनेस के परचेज का डाटा हो सकता है, बिजनेस के एम्प्लॉयज का डाटा हो सकता है, बिजनेस के सप्लायर्स का डाटा हो सकता है, यानी किससे माल खरीदना है, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, बिजनेस के कस्टमर्स का डाटा हो सकता है। तो इस तरह बिजनेस की ना मुख्तलिफ किस्म का डाटा बिजनेस के पास पड़ा होता है। उस डाटा की प्रोटेक्शन किस तरह की जाए, उस डाटा को संभाल के किस तरह रखना है, बिकॉज बिकॉज डाटा को संभालना बड़ा जरूरी है। किस तरह रखना है उसकी बात करने जा रहे हैं। द लॉ अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ये तीनों इंडिविजुअल्स हो सकते हैं ना, ये है सेल्स और परचेज, इंडिविजुअल तो नहीं, ये तो नॉर्मल डाटा है। लेकिन एम्प्लॉयज, सप्लायर्स और कस्टमर, ये तो एक बंदा ही है ना, या कंपनी का नाम है, कोई बंदा ही है ना। तो उनके डाटा को किस तरह सेव करके रखना है? तो पहली चीज, लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि कोई भी बंदा जिसका डाटा तुम्हारे पास है, सबसे पहली चीज, टू प्रिवेंट बिजनेस होल्डिंग डाटा अबाउट देम विदाउट लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है बाय लॉ, लेजिटिमेट रीजन। देखो, सबसे पहली बात, डाटा प्रोटेक्शन जो आपका लॉ है ना, वो ये कहता है कि आप किसी बंदे का डाटा विदाउट लॉ की परमिशन के, विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं रख सकते। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अगर एक इदारा हूँ जिसमें बच्चे एनरोल करवाते हैं मेरे पास आके, मैं उनका डाटा अगर रखता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पहले रजिस्टर हुआ हूँ गवर्नमेंट के साथ। मैं पहले रजिस्टर्ड, अपना इदारा मैंने रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को पता है कि ये बंदा इदारा चला रहा है, तो जो स्टूडेंट इसके पास आएगा उसका डाटा ये रख सकता है। गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया हुआ है कि ठीक है, तुमने बिजनेस करना है, तुम्हें स्टूडेंट्स की डाटा तो चाहिए। डाटा जब तुम जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिल करते हो, तो भाई फॉर्म फिल करके डाटा ही आएगा ना मेरे पास तुम्हारा, तो वो डाटा रख सकता हूँ क्योंकि लॉ ने अलाउ किया है। लेकिन अगर लॉ मुझे अलाउ नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा डाटा नहीं रख सकता, मुझे अलाउ नहीं है, ये प्रोटेक्शन लॉ है डाटा का। ठीक है। दूसरा, टू मेक श्योर दैट डाटा इज नॉट इनएक्यूरेट, यानी तुमने मुझे डाटा दिया लेकिन तुमने मुझे जो डाटा दिया वो गलत है, वो गलत है। तो मैं पहले क्रॉस वेरीफाई करूंगा उस चीज को, मेरा हक है मैं क्रॉस वेरीफाई, ये ना हो कि डाटा गलत हो, क्योंकि डाटा गलत होगा तो फायदा नहीं है। तुमने मुझे आके दिया डाटा और मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नंबर है, जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स नंबर, तुमने पेरेंट्स की नंबर नंबर की जगह अपना नंबर लिखा हुआ जो कि हर स्टूडेंट करते ही है। अब तुमने पेरेंट की नंबर की जगह अपना नंबर लिख दिया, वो तो मसला नहीं है, उस वक्त तो तुमने लिख दिया, लेकिन कल को फॉर एग्जाम्पल किसी इमरजेंसी में तुम्हारे पेरेंट को कॉल करनी है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें किसी भी वजह से पेरेंट को कॉल करनी पड़े, उस वक्त कॉलेज वाले या क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट वाले कॉल कर रहे हो, तो पता चले कि कॉल मोबाइल तुम्हारा ही लिंक हो रहा है और तुम सड़क पे एक्सीडेंट करा के पड़े हुए हो, तो भाई ये मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो डाटा अगर गलत होगा तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा नहीं है। तीसरा, तीसरा डाटा प्रोटेक्शन रूल कहता है टू अलाउ इंडिविजुअल्स द राइट टू इंस्पेक्ट एनी पर्सनल डाटा अबाउट देम। डाटा प्रोटेक्शन लॉ कहता है कि हर बंदे को हक है कि अगर किसी के पास उसका डाटा पड़ा हुआ है तो वो जाके देख सकता है। यानी अगर किसी के पास मेरा डाटा है ना, तो मैं उससे बोलूँ यार एक मिनट, तो मुझे मेरा डाटा दिखा दो, मैं चेक कर लूँ सब कुछ ठीक है,
तो भाई मेरा हक है कि मुझे वो डाटा दिखाया जाएगा, और जो डाटा होल्डर है वो मुझे उसी वक्त डाटा दिखाएगा, उसका फर्ज है ये कि वो डाटा, क्योंकि मैं अपना डाटा देखना चाह रहा हूँ। मैंने कौन सा उससे जाके कहा मुझे बाकी डाटा दिखाओ? बाकी डाटा वो मुझे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं चोरी कर सकता हूँ डाटा। ठीक है, मैं उसका डाटा चोरी कर सकता हूँ। पता है अब तुम लोगों को लग रहा है कि यार इसके फिर डाटा चोरी कैसे होता है? चोरी इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट में जाके ना मैं अपना मैनेजमेंट को कहता हूँ कि यार मुझे ना ये ना एसीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनका बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। मैं जाके कहता हूँ कि मुझे ना ये जितने भी एसीसी के स्टूडेंट्स हैं ना, इन सब का मुझे जो है ना डाटा दे दो। अब वो जो मैनेजर होता है ना इदारे का, एज्यूम करो मैनेजर, वो ना मुझे ना सारा डाटा दे देता है। उसको नहीं पता कि मैं अपना भी इदारा रन कर रहा हूँ, मैं अपना भी इदारा रन कर रहा हूँ। अब मैं वो डाटा लेता हूँ, जाके ना सारों के अपने मैनेजर को जाके कहता हूँ, दूसरे मैनेजर को, अपने पर्सनल इदारे के मैनेजर को जाके कहता हूँ, इन सारों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज दो कि हम लोग ना इतने ये चार्ज कर रहे हैं और हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो रेलिवेंट सारा डाटा मुझे मिल गया। जो जिस कॉलेज के पास डाटा था, उसका डाटा मैंने चोरी किया और अपना अपने लिए यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज के लिए नुकसान है। तो कॉलेज क्या चाहेगा कि उनका जितना भी डाटा है वो सिक्योर रहे। तो मैं किसी और का डाटा नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ अगर मुझे अपना डाटा कहीं देखना है तो मैं अपना डाटा देख सकता हूँ। तो ये हमने पढ़ा डाटा प्रोटेक्शन लॉ। अब डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें, आप किस लिहाज से आप बचा सकते हो इन चीजों को, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या मतलब बातें हैं इससे रिलेटेड, डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। पहला, इंफॉर्मेशन इन द पर्सनल डाटा फाइल्स मस्ट बी obtained एंड प्रोसेस lawfully एंड फेयरली। वो कह रहा है कि जब तुम इंफॉर्मेशन बनाओ, पर्सनल डाटा फाइल्स बनाओ, तो एक तो उसको लॉ के मुताबिक बनाओ, और दूसरा उसको ठीक बनाओ, फेयरली बनाओ, ताकि कल को लॉ के मुताबिक भी मसला ना हो और वैसे भी कोई नॉर्मल डेज में कोई मसला हो, डाटा तुम्हारे पास कौन से साइड पर पड़ा हो, छुप के पड़ा रखा हुआ तुमने डाटा, जिसको चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको बिजनेस अलाउ कर रहा है कि वो डाटा ले सकता है, वो ले ले, वो तो यूज करेगा डाटा। एडवर्टाइजमेंट करनी है उसको डाटा दोगे, या कोई भी काम कॉल्स करनी है घरों में डाटा दोगे। लेकिन ये नहीं कि ऐसे बंदे को डाटा दे रहे हो जिसको जरूरत ही नहीं है, जिसका जिसका बनता ही नहीं है डाटा उसको मिले। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पर्सनल डाटा शुड बी हेल्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड लॉफुल पर्पस। पर्सनल डाटा को सिर्फ लॉफुल पर्पस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेजिटिमेट रीजन या बाय लॉ जो है उस पर्पस के लिए आप डाटा रख सकते हो। पर्सनल डाटा शुड नॉट बी यूज और डिस्क्लोज इन एनी वे एक्सेप्ट फॉर दीज पर्पस। एक मिनट, एक्सेप्ट फॉर दीज पर्पज में छोड़ दो, इन एनी वे तक है ये। पर्सनल डाटा शुड नॉट बी यूज्ड और डिस्क्लोज्ड इन एनी वे, मतलब किसी का पर्सनल डाटा अगर आपके पास है तो आपने उसको यूज अनएथिकली यूज नहीं करना, और उसको डिस्क्लोज नहीं करना, किसी और को नहीं देना डाटा अपने फायदे के लिए। ठीक है, जैसे एज्यूम करो कि दो ब्रांड्स हैं, दोनों का सेम काम है, एक ब्रांड के अंदर एम्प्लॉय ने डाटा निकाल के दूसरे ब्रांड के बंदे को दे दिया, तो आपने तो ये एक गलत हरकत की है, तो इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा हेल्ड शुड बी सफिशिएंट एंड रेलिवेंट फॉर इट्स पर्पस। हाँ, अब जो आपने डाटा रखा हुआ है वो सफिशिएंट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। यानी एज्यूम करो आप मेरे पास आए लेक्चर्स में एनरोल करवाने, आप मेरे पास लेक्चर्स में एनरोल करवाने आए, मेरे मैनेजर ने आपसे पूछा कि अपना नेम बताओ, ईमेल बताओ, कॉन्टैक्ट बताओ और सिटी बताओ। ये चार चीज़ें नॉर्मली हम स्टूडेंट को कहते हैं कि ये चार चीज़ें बता दो, क्योंकि आपको जो एलएमएस पे अकाउंट बनता है वो इन्हीं चार चीज़ों पे नॉर्मली बन रहा होता है। ठीक है, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं। तो ये कहते हैं अगर मेरा मैनेजर तुमसे पूछे कि नाम बताओ, ईमेल बताओ, सिटी बताओ, ठीक है, उसके बाद तुम कॉन्टैक्ट बताओ, ये चार चीजें पूछने के बाद वो बताए अपने मामू का नाम बताओ, हाँ अपने पापा का नाम बताओ, अपना क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हैं कितने साल में, किस साल में तुमने मैट्रिक किया था ये बताओ, तुम्हारा सीएनआईसी नंबर क्या है ये बताओ। मतलब अगर मैं तुमसे ज्यादा डिटेल मांग रहा हूँ तो भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो। अब मैं सारे स्टूडेंट से इतनी दूर दूर की बातें पूछ रहा हूँ, लिख लूँ अपने पास, और गलती से वो डाटा लीक हो जाए तो नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग तुमसे डाटा ही वो लेते हैं सिंपल, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। ये बात लिखी हुई यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा हेल्ड, जो आपने रखना है ना अपने पास, सफिशिएंट और रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब काफी होना चाहिए और रेलिवेंट। लेकिन ये नहीं कि आप सब कुछ ही उसमें पूछ रहे हो कि इररेलीवेंट चीजें, फायदा नहीं है उसका। पर्सनल डाटा शुड बी एक्यूरेट एंड वेयर नेसेसरी शुड बी केप्ट अप टू डेट। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो डाटा हो वो ठीक लिखा हो और अप टू डेट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं इदारे में अपना एनरोल करवाया हुआ है, और मैंने ना अपना ना कोई वहाँ पे नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट। अब कल को मैंने अपनी सिम चेंज की और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लिया,
तो भाई जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया तो मेरा फर्ज बनता है मैं जाऊं, जाके अपना डाटा डाटा में अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाऊं, क्योंकि बंद हो गया, अभी पिछली सिम बंद हो गई है, उस पर तो कॉन्टैक्ट करने का फायदा नहीं है, तो मैं वहां पे जाके इस चीज को अपडेट करूं। उसके बाद पर्सनल डाटा शुड नॉट बी हेल्ड फॉर लॉन्गर देन इन इज नेसेसरी। ये नहीं कि आपने एक बंदे का डाटा रखा तो रखा ही रखा, ठीक है, आपने 2-3 सालों के लिए 4 सालों के लिए एक बंदे का डाटा रखा, उसके बाद आपने वो डाटा मेन मतलब आपने डिलीट कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जब आपको चाहिए ही नहीं डाटा, मैं बेसिकली बात ये है कि अगर आपको किसी का डाटा नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर दो, आपको जरूरत नहीं है उस चीज की। एन इंडिविजुअल शुड नो दैट डाटा यूजर इज होल्डिंग पर्सनल डाटा अबाउट हिम और हर। तो कह रहा है कि जो बंदा है जिसका डाटा यूज हो रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि किसके पास उसका डाटा है। यानी अगर नादरा है, जिस तरह हमारे मुल्क में नादरा है, जिस जो आईडी कार्ड बनाते हैं, अब हमें सबको पता है कि हमारा डाटा उनके पास है, क्योंकि लोगों ने, हुकूमत ने उनको इजाजत दी है कि वो हमारा डाटा रख सकते हैं, या हम किसी इदारे में एनरोल करवाते हैं, उनके पास हमारा डाटा है क्योंकि उनके पास हमने एनरोल करवाया हुआ है। लेकिन किसी बंदे के पास, किसी इदारे के पास मेरा डाटा है, जबकि मैंने या गवर्नमेंट, ना मैंने अलाउ किया ना गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो भाई ये एक अनएथिकल चीज है। लेकिन क्या कि चलता है काम, चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से डाटा खरीदता है, बिल्कुल खरीदता है, और बड़े लाखों रुपए में भी ये डाटा बिकता है, लाखों रुपए में डाटा बिकता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं ना एक अज्यूम करो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी सिम है जैस की सिम और यूफोन की सिम। अब जैस वालों ने यूफोन वालों से 10 लाख रुपए का डाटा ले लिया, लेकिन वो फिर उसके बाद आपसे कांटेक्ट करके कहेंगे कि जैस में हम ये पैकेजेस दे रहे हैं, ये पैकेजेस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करके आपको अपना कस्टमर बना लेंगे, और एंड पे क्या होगा कि उनका कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो आपको 10 लाख आपने लगाया था, डाटा 10 लाख का लिया, लेकिन मे भी आप करोड़ों का बिजनेस कर लो उनके साथ, मतलब उनका डाटा लेने के बाद। तो ये सारी चीज़ों की डाटा की वैल्यू होती है। अच्छा, if the personal data about an individual is inaccurate or unauthorized disclosure, the individual has a right of legal action। अगर मेरा डाटा किसी के पास है जिसको मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, या डाटा गलत लिखा हुआ है किसी ने मेरा, या किसी ने अनऑथराइज डिस्क्लोज, किसी ने मेरा डाटा जान के लीक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ उसके खिलाफ। इतनी डाटा की वैल्यू होती है। आगे, प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा इज नॉट परमिटेड एक्सेप्ट द अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज। वो कह रहे हैं कि पर्सनल जो डाटा होता है ना, पर्सनल डाटा, वो आपको परमिट नहीं होता किसी का रखना, मतलब आपको अलाउ नहीं है किसी का डाटा रखना, लेकिन कुछ रीजन है। कौन सी? पहला, विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तुम्हारे पास मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास मेरा डाटा है, लेकिन अगर मैंने इजाजत दी हुई है तो रखा हुआ है। अगर मैंने नहीं इजाजत दी उसके बावजूद तुमने रखा हुआ है, तो मैं तुम पे केस कर सकता हूँ कि भाई तुमने क्यों रखा मेरा डाटा, ठीक है। या तुमने कोई वो अनएथिकल हर पर्पस के लिए, या कोई अपने फायदे के लिए, या किसी भी वजह से रखा। केस तो है नहीं, केस तो तब बनेगा जब तुम कोई अनएथिकल हरकत करोगे, लेकिन तुम मेरा डाटा प्रोसेस नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते जब तक मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो विद द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी वो बंदे की इजाजत से तुम डाटा रख सकते हो उसका। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द डाटा यूजर्स एंड द इंडिविजुअल, यानी या फिर तुम दोनों, हम दोनों की तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, हम मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें तुम फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डीलर हो, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मेरे से डाटा लिया, सारी चीजें ली। अब क्या है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट करें कि तुमने मुझे प्रॉपर्टी खरीद के देनी है। उस केस में तुमने मेरे से डाटा लिया, तो वो तो तुम्हें चाहिए ना डाटा, तो उस केस में लग सकते हो। और फॉर लीगल रीजन, लीगल रीजन के लिए डाटा रखा जा सकता है, जिसमें कभी हमें रास्ते में बाइक पे हम जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, तो वो हमें रोक लेते हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं जरा उतरो उतरो, शनाख्ती कार्ड नंबर दो, हमें तुम्हारा CNIC चाहिए। खासतौर पर बाइक्स पे जा रहे हो तो वो तो पकड़ते हैं अक्सर, ये चलता रहता है सिस्टम। तुम्हारे से वो डाटा लेते हैं, CNIC नंबर दो, तुम आगे से कहते हो कि क्यों दें हमारा पर्सनल डाटा, क्यों? क्योंकि वो लीगल, वो लो, वो गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो बाय लो उन्होंने अलाउ किया हुआ है पुलिस को कि तुम उन लोगों का डाटा लेके आओ। उस केस में डाटा जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता, ठीक है। अब, रिस्क टू डाटा सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। कौन कौन से ऐसे डर हैं, रिस्क हैं जो डाटा से रिलेटेड है? पहला, एक्सीडेंटल लॉस और करप्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है, और मैंने बैकअप कहीं पे भी नहीं रखा हुआ, यानी उसी तरह का एक डाटा मैंने कहीं गूगल ड्राइव पे, या मैंने क्या कहते हैं उसके USB में या किसी और जगह नहीं रखा हुआ, और वो लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप आग लग गई, लैपटॉप टूट गया, लैपटॉप किसी भी वजह से कोई मसला हो गया, मेरा तो डाटा गया। सबसे बड़ा डर होता है
कि आप एक्सीडेंटल लॉस या आपका डाटा करप्ट ना हो जाए। उसके बाद डेलिबरेट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, यानी फॉर एग्जांपल डेलिबरेट होता है जानबूझ के आपका डाटा डिलीट कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है, मेरे साथ ही मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, वो मेरे से ना, हम दोनों के दरमियान हमेशा एक मसले मसाइल रहते हैं, एज्यूम करो मसले मसाइल रहते हैं हमारे आपस में ना, पर्सनल बड़े ग्रजेस हैं और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ। किसी दिन मैं बैठ जाता हूँ और वो पीछे से मेरे लैपटॉप का सारा डाटा उड़ा देता है, मसला हो सकता है ना। तो ये भी डर है, ये कोई क्राइम के तौर पे कोई गुस्से में आके तुम्हारा डाटा डिस्ट्रक्ट ना कर दे, खत्म ना कर दे, डिलीट ना कर दे। उसके बाद अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया हुआ है और ओपन लैपटॉप के साथ ही मैं चला गया नमाज पढ़ने, या मैं चला गया किसी काम, जैसे हम लोग, मैं दुबई में था तो मैंने हफ्ता वहाँ पे एक जगह पे काम किया, वैसे ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए एज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो मैंने एक हफ्ता मैंने काम किया। उसमें क्या था, हम नमाज पढ़ने जैसे ही जाते थे तो हमारा मैनेजर कहता, हम भूल जाते थे कि लैपटॉप ओपन है, कंप्यूटर ओपन है तो उसको ऑफ करना है। तो हम वो हमें अक्सर याद करवाता था कि भाई लैपटॉप बंद करना है या कंप्यूटर को ऑफ करके जाना है, कोई और ना ओपन कर ले, इस पर प्रॉपर पासवर्ड लिखे हैं। हर हर मजे की बात यह है कि पासवर्ड जो था ना, वो उस कंप्यूटर के नीचे एक स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ था। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि हर बंदे को तो नहीं पता नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपको उस पर कंट्रोल रखना है। जब हम जाते थे तो उसका अकाउंट डिपार्टमेंट का दरवाजा था, उसको बंद करके जाते थे। लोग कभी लॉक कर दिए, लॉक ना भी किया, लेकिन एटलीस्ट बंद होता था वो, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थी। तो क्या ये कंट्रोल ही तो है, तो डर होता है कि कोई और डाटा, कोई और आम बंदा अनऑथराइजली तुम्हारा डाटा एक्सेस करके डिलीट ना कर दे। ठीक है, ये डर है। लेकिन इस सारे रिस्क जो डर हैं इनको हम मैनेज कर सकते हैं, कौन सा इसका हल निकाल सकते हैं, और उसके हल में उसने बताया हुआ है, पहला कि तुम अपने पास जो स्टाफ रखो उसको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी सिखाओ, उसको बताओ कि ईमानदारी क्या होती है, ट्रेनिंग सेशन करो, बल्कि लिखा होगा ट्रेनिंग्स ऑफ स्टाफ, ट्रेनिंग करो, उन्हें उनके माइंड को वॉश करो और उनको उनको उनके माइंड को पक्का करो कि यार अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे लिए मसला है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तुम उनको इस तरह ट्रेन करो, या जो जिनके पास डाटा है उनको भी ट्रेन करो कि भाई उन्होंने प्रॉपर मैनेज करना है, उन्होंने संभाल के पासवर्ड्स लगाने हैं डाटा पे। तुम्हें अगर किसी चीज के पास एक्सेस है तो हर बंदे को अलाउ नहीं है इस चीज की एक्सेस। ठीक है। उसके बाद गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड अपडेटिंग। डाटा को मैनेज करना यानी संभाल के रखना, उसको प्रोसेस करना या उसको अपडेट करना, इसके लिए प्रॉपर वो होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर पासवर्ड्स इन्वॉल्व हो, प्रॉपर एक्सेस इन्वॉल्व हो, हर बंदे को एक्सेस ना हो ताकि डाटा चोरी ना हो सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अलावा मैं एक बता दूं, वो बैकअप्स होने चाहिए डाटा की, यहाँ लिखा नहीं हुआ। बैकअप्स, अगर कभी आपका डाटा ज़ाया हो जाता है तो आपके पास बैकअप तो पड़ा होगा ना। इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है कि एक काम को ज़्यादा बंदों में डिवाइड कर देना। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ और उस बंदे से 50,000 रुपये ले आओ। तुम उस बंदे के पास जाओ और 50,000 रुपये लेके आओ और मुझे आके कहो कि उसने तो 40,000 दिए, और मानो ही ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। वो उसे कॉल करे कि तुमने यार 40 दिए हैं, वो कहेगा नहीं 50। तुम कहोगे क्या सबूत है, तो सबूत भी कोई नहीं है। तुम खेल सकते हो ना इस तरह। लेकिन अगर मैं 2 या 3 बंदों को कहता हूँ जाओ पैसे लेके आओ, तो अब क्या होगा, तीनों बंदे मिल सकते हैं लेकिन एक बंदे के चांस ज्यादा होते हैं कि वो फ्रॉड करेगा। एक बंदे के चांस ज्यादा होते हैं कि वो फ्रॉड करेगा, लेकिन जब 2-3 होते हैं तो एक आधा दरम्यान में अच्छा होता है, वो कहता है यार ना यार ऐसे ना करो, वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिदायत देता रहता है। इससे क्या होता है कि तुम कहते हो हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है। एक बंदा, अकेला बंदे के चांसेस ज्यादा कि वो कोई ना कोई जुर्म करेगा, वो कोई ना कोई जुर्म करेगा। लेकिन ज्यादा बंदे जब होते हैं ना, तो वो ड्यूटी को जब सेग्रीगेट होती है ड्यूटी, जब ज्यादा बंदों में डिवाइड होती है तब उसके चांसेस कम होते हैं फ्रॉड के। इसको थोड़ा मजीद क्लियर करता हूँ। एज्यूम करो तुम्हें ना एक अकाउंट डिपार्टमेंट में ना, तुम अकेले हो, एक बंदे हो, तुम्हारे पास कहीं से पैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कहीं से पैसे आए। जैसे ही पैसे आए, किसी मतलब थ्रू द पोस्ट, यानी एक्चुअल किसी कोई कैश लेके आया तुम्हारे पास, तुमने उस कैश को रिसीव किया, उस कैश को तुमने कैश बॉक्स में डाला। बॉक्स होता है या ड्रॉअर होता है या कोई भी चीज़ जिसमें तुमने लॉकर हुआ उसमें रखा, तुमने ही उसको रिकॉर्ड किया और तुम ही उसको बैंक में जाके डिपॉजिट कराए। अब यहां तुम अकेले हो, एक हो। अब तुम किसी भी पॉइंट पे फ्रॉड करोगे ना, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। तुम हो सकता है जब तुम्हें रिसीव हो, तुम कल को यार 50 की जगह 40, तुम अपने रिकॉर्ड में भी बॉक्स में 40 रखो, 50 की जगह 40 रखो, और रिकॉर्ड में भी 40 शो करो और बैंक में भी 40 लिख दो, तो ऐसे ही लगेगा 40 आए हैं। ठीक है।
सारे रिकॉर्ड में वो है। लेकिन अगर एक बिजनेस ये कहे कि भाई जो बंदा रिसीव करेगा ना, रिसीव करने वाला बंदा ही रहता है, वो बॉक्स में नहीं डालेगा पैसे। यानी फॉर एग्जाम्पल जिसको रिसीव होंगे वो गिनेगा, वो दूसरे बंदे को देगा यार इसको बॉक्स में डाल दो। जो बॉक्स में डालेगा वो आके तीसरे बंदे को बोलेगा कि तुम रिकॉर्ड करो। तीसरा बंदा आके उसको रिकॉर्ड करेगा। और चौथा बैंक में डिपॉजिट कराने वाला बंदा चेंज होगा। यानी हर पॉइंट पे एक दो तीन चार ड्यूटी, चार बंदे होने चाहिए। अब ड्यूटी को आपने डिवाइड कर दिए चार बंदों में। अगर एक बंदे में ड्यूटी होगी फ्रॉड की चांसेस ज्यादा है। लेकिन जब ज्यादा बंदों में एक ही ड्यूटी सेग्रीगेट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। इससे भी आपका डाटा जो है वो मतलब रिस्क जो है वो मैनेज हो सकता है। इसके बाद फिजिकल कंट्रोल हो जाना चाहिए फ्रॉम फायर, स्मोक एंड अदर हैजर्ड्स। मतलब इसके अलावा मतलब कोई भी अगर तुम्हें डर है, कोई आग का डर है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से कंट्रोल रखना चाहिए। कोई तुम्हें डर है कि यार यहाँ पे कोई वो धुआं वगैरह या इस तरह कुछ होने की वजह से कुछ मसला हो सकता है, तो जितनी भी चीज़ें उसका हल तुम्हारे पास होना चाहिए पहले से, ताकि कोई डाटा में मसला ना हो। ये टॉपिक, ये चैप्टर था हमारा। बेसिकली इस चैप्टर में हमने जनरली क्या सीखा, डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन, यही सीखा है थ्योरेटिकल सारा। टॉपिक थोड़े ये कह लो थ्योरेटिकल होने की वजह से कुछ क्या थोड़े कह लो वो हैं, थोड़े से बोरिंग बोरिंग है। मतलब ज्यादा बोरिंग नहीं है भैया, आपका बोर नहीं करता। लेकिन अगले जो चैप्टर्स हैं ना वो हमारे बड़े मजे के हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। उसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग किस तरह होती है। नेक्स्ट चैप्टर पे तुम लोग आओ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, और साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।